वो होता रहे। नमस्कार। अफ्रीका की धरती पर एक ऐतिहासिक पड़ाव, एक ऐसी यात्रा जो केवल कूटनीति नहीं, भरोसे और भविष्य की साझेदारी को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया में हैं और उनकी आज की यात्रा बेहद खास है। ये यात्रा भारत और नामीबिया के रिश्तों के उस अध्याय को गहराई देती है जिसकी नींव दशकों पहले स्वाधीनता संग्राम, संयुक्त राष्ट्र में समर्थन और चीतों के पुनर्वास जैसे प्रयासों से पड़ी थी। ये केवल एक राजकीय दौरा नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की साझा आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। चाहे ऊर्जा सुरक्षा हो या जैव विविधता, डिजिटल सहयोग हो या संसदीय लोकतंत्र, भारत और नामीबिया अब एक साझा भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ये है भारत नामीबिया साझेदारी की एक नई उड़ान। मैं हूं जया सिन्हा और मेरे साथ है असीम इस बेहद खास कवरेज पे। थैंक यू सो मच जया और नमस्कार दर्शकों। देखिए, पीएम मोदी इस वक्त नामीबिया में हैं और नामीबिया की जो ये यात्रा है वो कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अफ्रीका, विशेष रूप से दक्षिणी अफ्रीका का हिस्सा जो है वो खनिज संसाधनों, ऊर्जा स्रोतों और वैश्विक व्यापार मार्गों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत साझेदारी के माध्यम से विकास की नीति को, जया, इस नीति को आगे बढ़ाते हुए अफ्रीकी देशों को यह भरोसा दिला रहा है कि वो शोषण नहीं करेगा बल्कि सहयोग का प्रस्ताव लेकर अफ्रीका के पास आया है। और भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की नीति है, जो भावना है, उसको और विकासोन्मुख दृष्टिकोण दूसरे देशों की एक पक्षीय रणनीति से काफी अलग है और इस बात को अफ्रीकी देश अब जानने और समझने भी लगे हैं। जया, भारत को अपनी हरित ऊर्जा नीति और सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिजों की बहुत सख्त जरूरत है। नामीबिया, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, इस लिहाज से एक बहुत ही अहम रोल प्ले कर सकता है और माना जा रहा है कि पीएम मोदी की नामीबिया यात्रा भारत अफ्रीका संबंधों के भविष्य की नींव को और मजबूत करने वाली साबित होगी। तो नामीबिया की यात्रा में आज पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बातचीत कर दोनों देशों के आपसी संबंधों की और मजबूती पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी और नामीबिया के राष्ट्रपति की बातचीत के बाद दोनों देशों में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। पीएम मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलिशिया मिराबिलिस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पीएम मोदी को विदेश में मिला ये 27वां सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान है भारत देश का, ये सम्मान है 140 करोड़ देशवासियों का, ये सम्मान है भारत नामीबिया के रिश्तों का। 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में नामीबिया पहुंचे पीएम मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराबिलिस से नवाजा गया। नामीबिया के राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैत्वाह ने पीएम मोदी को यह सम्मान दिया। पीएम मोदी को लगातार तमाम देश अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाज रहे हैं। पीएम मोदी को विदेशों में मिलने वाला यह 27वां सर्वोच्च सम्मान है। पीएम मोदी ने देश के 140 करोड़ लोगों को यह सम्मान समर्पित करते हुए नामीबिया का धन्यवाद किया। नामीबिया का वेलविचिया, जिसके नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है, यह कोई साधारण पौधा नहीं है। यह घर के एल्डर्स की तरह हैं जिन्होंने समय को करवट लेते देखा है। यह नामीबिया के लोगों के संघर्ष, साहस और संस्कृति का प्रतीक है। यह भारत और नामीबिया की अविचल दोस्ती का साक्षी है और आज इससे जुड़कर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं इस सम्मान को नामीबिया और भारत के लोगों को उनकी निरंतर प्रगति और विकास को और
हमारी अटूट मित्रता को समर्पित करता हूं। इससे पहले नामीबिया की यात्रा पर पहुंचने के बाद विंडहोक में पीएम मोदी का स्टेट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतवाह भी मौजूद रहीं। इस दौरान पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। बाद में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुलाकात की और आपसी रिश्तों की मजबूती पर चर्चा की। विंडहोक स्थित स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री ने विजिटर बुक में हस्ताक्षर भी किए। इसके बाद भारत नामीबिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, खनिज संसाधनों और रक्षा सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच डिजिटल शिक्षा और हाइड्रोकार्बन जैसे क्षेत्रों में भी चर्चा हुई। सिविल, न्यूक्लियर और पेट्रोलियम क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। वहीं दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर भी सहमत हुए हैं। भारत नामीबिया के बीच कुल 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें आपदा के अनुकूल अवसंरचना फ्रेमवर्क, ग्लोबल बायोफ्यूल फ्रेमवर्क, उद्यमिता केंद्र स्थापित करने और स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी नामीबिया के राष्ट्रीय स्मारक हीरोज एक्कर पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मेमोरियल देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है। मुख्य तौर पर नामीबिया के संस्थापक डॉक्टर सैम नुजोमा को ये समर्पित है। डॉक्टर सैम नुजोमा ने नामीबिया को साल 1990 में दक्षिण अफ्रीका की अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाई थी। वे देश के पहले राष्ट्रपति बने और 15 सालों तक इस पद पर रहे। इसी साल फरवरी में उनका निधन 95 साल की उम्र में हो गया। पीएम मोदी के दौरे को लेकर नामीबिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों में खासा उत्साह है। प्रधानमंत्री मोदी की ये नामीबिया की पहली यात्रा है। ये यात्रा 27 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की तीसरी नामीबिया यात्रा है। पीएम मोदी का ये दौरा भारत और नामीबिया के गहरे और पुराने रिश्तों को और मजबूत करेगा। ये दौरा नामीबिया के साथ भारत की दोस्ती को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। विंडहोक से निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर के बाद नामीबिया की संसद को संबोधित करने वाले हैं और इस दौरान पीएम मोदी नामीबिया के सांसदों के सामने भारत की बात को आज रखने का काम करेंगे। पीएम मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे तमाम देशों की संसद को वो संबोधित कर चुके हैं। भारतीय विदेश नीति में अब सिर्फ संवाद नहीं बल्कि आत्मविश्वास झलकता है। विदेश नीति और कूटनीतिक प्रयासों का यह वो अध्याय है जो पहले कभी नहीं लिखा गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों की संसद को संबोधित किया, जिसने विश्व पटल पर भारत की साख को उस बुलंदी पर पहुंचाया है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये वैश्विक नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान के साथ ही भारत के उस बढ़ते राजनयिक प्रभाव और सशक्त वैश्विक भूमिका की भी तस्वीर है जिसकी दुनिया आज साक्षी है। 5 देशों की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद को संबोधित किया। इससे पहले 3 जुलाई 2025 को घाना की संसद को संबोधित कर उन्होंने इतिहास रचा था। ये पहली बार था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने घाना की संसद को संबोधित किया था। ये यात्राएं अफ्रीकी महाद्वीप के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। नवंबर 2024 में पीएम मोदी ने गुयाना में भी तब इतिहास रचा जब वो गुयाना की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी 2 बार संबोधित कर चुके हैं। पहली बार 8 जून 2016 को और फिर 23 जून 2023 में। यह संबोधन भारत अमेरिका के बीच गहरी होती रणनीतिक साझेदारी की मिसाल है। प्रधानमंत्री मोदी जून 2019 में मालदीव, जुलाई 2018 में युगांडा और दिसंबर 2015 में अफगानिस्तान की संसद को भी संबोधित कर चुके हैं। नवंबर 2015 में पीएम मोदी ने ऐतिहासिक ब्रिटिश संसद में नए भारत की बुलंद आवाज को दुनिया के सामने रखा था। 2015 में ही प्रधानमंत्री मोदी मंगोलिया, मॉरिशस और श्रीलंका की संसद को भी संबोधित कर चुके हैं। विदेशी सांसदों को संबोधित करने का उनका ये सफर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ही शुरू हो गया था। 18 नवंबर 2014 को पीएम मोदी
ऑस्ट्रेलियाई संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने और अगले ही दिन 19 नवंबर 2014 को फिजी की संसद के विशेष सत्र को भी उन्होंने संबोधित किया। इसी साल अगस्त में उन्होंने नेपाल की संविधान सभा को संबोधित किया। 16 जून 2014 में पीएम मोदी ने भूटान की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। यह विदेश की किसी संसद में उनका पहला संबोधन था। प्रधानमंत्री मोदी ने हर संबोधन में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने अक्सर इस बात का जिक्र किया कि विकासशील देशों को मजबूत आवाज दिए बिना प्रगति, विकास और समृद्धि हासिल नहीं की जा सकती। अपने संबोधनों में पीएम मोदी दुनिया भर में शांति और सद्भाव की पुरजोर वकालत करते हैं। वो जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसे जटिल वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए मिलकर कदम उठाने का आह्वान करते रहे हैं। पीएम मोदी मानव केंद्रित वैश्वीकरण पर जोर देते हैं, जो सभी के लिए कल्याण लाए। संघर्षों से जूझती दुनिया के लिए उनका संदेश स्पष्ट है। केवल संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है। अभिषेक बोस, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नामीबिया दौरे के दौरान युद्ध स्मारक हीरोज एकर पर पहुंचकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने नामीबिया के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सैम नुजोमा को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दरअसल पीएम मोदी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं, शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देना वो कभी नहीं भूलते। देखिए विदेश की मिट्टी पर शौर्य और बलिदान को सलाम करती हमारी ये बहुत ही खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखाया कि सैनिक सिर्फ सरहदों के ही नहीं बल्कि इतिहास के भी नायक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं, शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देना नहीं भूलते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया यात्रा के दौरान हीरोज एकर का दौरा किया और वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हीरोज एकर नामीबिया का आधिकारिक युद्ध स्मारक है। इसे 26 अगस्त 2002 को खोला गया था। इसका उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देना है और इसे भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने नामीबिया के संस्थापक डॉक्टर सैम नुजोमा को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथाओं को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ही नहीं, देश के बाहर भी हमेशा सम्मान दिया है। श्रीलंका हो या मिस्र, पोलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार हो या फ्रांस, दुनिया के प्रत्येक कोने में भारतीय सैनिकों की वीर गाथाएं मौजूद हैं। इसी साल अप्रैल में श्रीलंका यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सपूतों को नमन किया था। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका, जहां 1200 भारतीय सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। श्रीलंका और भारत के बीच 1987 में एक शांति समझौता हुआ। इसके तहत गृह युद्ध से जूझ रहे श्रीलंका की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भारतीय सेना ने अपनी जान की बाजी लगा दी। साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जब भी विदेश की यात्राएं की हैं, उन्होंने सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिकों के स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी है। साल 2014 में ही नवंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। ये स्मारक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों की वीरता की स्मृति में बनाया गया था। और इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है विदेश मंत्रालय की। आइए सीधे रुक करते हैं। Shri Mayank Singh. With that, I invite Secretary ER to make his initial remarks. So, over to you. Thank you, Randir, and good afternoon to all of you. Welcome for this press briefing. Honorable Prime Minister arrived today in the morning at the invitation of Honorable President of Namibia, Dr. Netumbo Nandi Ndaitwah. As you all know, that Honorable Prime Minister's last leg of his five-nation tour is ending here today in Namibia. On his arrival, he was warmly welcomed by the ministers, and there was also traditional dance. Thereafter, Honorable Prime Minister was welcomed by the Indian community at the hotel, and the formal program thereafter included guard of honor at the State House,
There were a ceremonial welcome. He had one-on-one discussion with the president of Namibia, delegation-level talks, and he also paid homage to the founding father of Namibia, Dr. Sam Nuomo, and Honorable Prime Minister was awarded the highest national award of Namibia, the Order of the Most Ancient Welwitschia Mirabilis. And there was a banquet in honor of Honorable Prime Minister, and later today he will be addressing the Parliament. Friends, as you all know, that this visit assumes importance in more than one ways. This is the visit taking place after 27 years by Prime Minister of India, and is also the time when the President of Namibia has just assumed her office in March this year after a landslide victory, which means that there will be continuity in our relationship and it will facilitate further deepening of relationship. The delegation-level talks covered a wide gamut of issues, and both sides had the opportunity to also expand the existing cooperation. The bilateral relationship, as you know, are underpinned by trade and economic interest, investments on both sides. The trade is about $600 million in favor of India, marginally, and investments from India are about $800 million. And the cooperation that was discussed was in the area of natural resources, because, as you know, that Namibia is endowed with rich natural resources like diamonds, lithium, copper, cobalt, graphite. All of these rich critical minerals are useful for our industry. The cooperation in the area of health was discussed, which also included the possibility of Jan Aushadhi being introduced in Namibia, also supply of medicines and direct sourcing from India. The cooperation in the area of agriculture was another area that came up, item that came up in the discussions, and there again, as Namibia has huge land tracts, there's a possibility of India supporting with equipment, machinery, and able to grow food crops, so the food security of Namibia. Defense cooperation, another area that came up for discussion, and most importantly, in the digital public infrastructure. Here again, Namibia is the first country in the world where NPCI, National Payment Corporation of India, and the Namibian Central Bank have entered into an agreement for licensing agreement to deployment of the UPI in Namibia for real-time payments. And this is a significant development. We believe that this will open up new avenues for cooperation in the digital space between our two countries. Capacity building is another area. It's an ongoing. ITEC scholarship have been extensively used from Namibian experts, both defense and civilian. And here again, we have both sides discussed to expand this possibility of enhancing the cooperation in the capacity building. There were few announcements today in terms of the agreements. The memorandum of understandings were one relating to setting up of entrepreneurship center in Namibia, and the second is cooperation in the health. And there were three announcements made, one relating to the UPI, your Unified Payment Interface. Second one is Namibia joining the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, and Namibia also joining the Global Biofuel Alliance. These are very significant for bilateral cooperation, and we believe that the visit of Honorable Prime Minister will provide further impetus to our relationship. Both sides also touched upon the multilateral issues. There was condemnation of terrorism in all its manifestations, including the Pahalgam terrorist attack, where Namibia expressed solidarity for India. And there was also talk about reforming of the multilateral institutions, and there was a clear understanding by both the leaders that it's very important that multilateralism is strengthened for the South-South cooperation, and both sides to be able to find solutions for the challenges that the countries in the global South are facing. So there was a deep understanding on how India and Namibia can partner in this area. I will pause here, and if there are any questions that you might have, I'll take. Thank you very much.
Thank you, sir. With that, we open the floor for questions. Please. Introduce yourself. सर मैं निशांत राय डीडी न्यूज से। नामीबिया और भारत की पर्यावरण साझेदारी भी लंबे समय से रही है, क्या इस बार इसको लेकर कोई चर्चा हुई है? ठीक है। Environment. You have a question there, please. I'm Aparna Khund. I am from All India Radio. My question is the entry of Namibia into CDRI and Global Biofuel Alliance. How does it help India at global level, especially when India is a leader in sustainability and the energy commitments? How does it help India? Okay. We have any questions from this side? Please. You mentioned that Namibia will be forming part of the Coalition for Disaster Risk Management. How will that benefit Namibia, and which elements of disaster risk management are being looked at particularly? Okay. CDRI, sir. Yeah. Sir, you can take these questions. जी, आपने ये सवाल उठाया कि एनवायरनमेंट के बारे में हम दोनों देश के क्या पार्टनरशिप होगी। आप जानते हैं 22 में इंडिया और नामीबिया की पार्टनरशिप की वजह से हम चीता रिलोकेट किया। अभी उसका सेकंड फेज का बात चल रहा है, लेकिन ये तो सक्सेसफुल पार्टनरशिप है दोनों को देश के बीच में, और उसको बढ़ाना पड़ेगा। और एक्सपर्ट्स के बीच में अभी चर्चा चल रहा है, तो देखना पड़ेगा कि कहाँ तक हम इसको सेकंड फेज में ले आ सकते हैं। On the question of CDRI and Global Biofuel Alliance, how it will help India, as you know that these are the narratives of the Global South, and these are very important cooperation that will emerge out of this. Particularly in the case of CDRI is countries affected by these natural disasters. Either it is floods or drought or even pandemics, how both countries can cooperate. I think in recent times, India has been very active in reaching out to our partner countries in providing these relief materials. But that's a part. We should be able to also look at early warning systems and how quickly both countries can respond to natural crises that may arise in this part of the world. Because you also know the climate change is affecting our nations very, very differently, and most countries in the global south are vulnerable because of the climate change. So we have to cooperate even stronger on this. In the same light, I see the Global Biofuel Alliance as well, because alternatives to the oil, gas has to be found. And this is a very good initiative India has successfully introduced, which is able to also save your own hard currency that countries would need to import. But this technology India has now very well experimented and successfully using in our country. And in the global south, through this Biofuel Alliance, we'll be able to reach out to them and introduce these technologies. I will take this moment to also request if Indian ambassador can add, because he would know the crux of the bilateral relationship. You, Rahul? Sir, in general, with the Prime Minister's visit, one of the highlights is that we are taking our relations to a higher strategic level, and by that I mean that defense or critical minerals are some of the areas that were discussed. In defense, Namibia is interested in procurement of equipment from India, and we offered them a line of credit, especially for the defense. We have one for civil also. On the environment, because we had Project Cheetah we got cheetahs from Namibia, it's important that they also become members of IBCA, the International Big Cat Alliance, and today that was also discussed. Namibia has assured that soon they would want to become members of that. There are a couple of more points which Prime Minister also mentioned. It is during the rainy season here, which is towards the end of the year and beginning of January, February,
the situation of malaria was quite bad in Namibia. So they had requested help from us for malarial medicines. And after the Prime Minister's visit, we'll be soon delivering malarial medicines and also malarial diagnostic kits to Namibia. There are a few more points in defense. For example, Namibia, we would be donating some equipment. One is a simulator for their training schools, as also some infrastructure, IT equipment to their training schools. In Namibia, one more thing we are interested in is taking on some big infrastructure projects. We do have a couple of them, but the big ones, yes, we would be interested, and we have offered this to the Namibians. With that, ladies and gentlemen, we come to the close of this session. Thank you very much for your presence. तो आपने देखा किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कुछ आज का कार्यक्रम रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन किन जो समझौता ज्ञापन है भारत और नामीबिया के बीच उन पे समझौता हुए, उस पर साइन किए गए, इनके विस्तार से जानकारी दे रहे थे MEA के ऑफिसर्स। और उन्होंने ये कहा जया कि जिस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का जो खजाना है वो नामीबिया के पास है, खासकर डायमंड की बात कर लें, हम जानते हैं कि काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ पे खदानें हैं डायमंड्स की। जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जैसे कि लिथियम की बात कर लें, कोबाल्ट की बात कर लें, कॉपर की बात कर लें, इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण नामीबिया। और जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उसमें हेल्थ को लेकर हुआ है, एग्रीकल्चर को लेकर हुआ है और डिफेंस कॉपरेशन पर बातचीत हुई है, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर बातचीत हुई है, खासकर जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI और नामीबिया जो सेंट्रल बैंक है उनके बीच में समझौते हुए हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर भी समझौते हुए हैं। तो इन तमाम समझौतों के लिहाज से जया हम कह सकते हैं कि ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संबंध जो भारत और नामीबिया के वो और भी उसको स्ट्रेंथन करने का काम। व्यापार, निवेश, खनिज संसाधनों, रक्षा सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत हुई है और दोनों देशों के बीच जो डिजिटल शिक्षा और हाइड्रोकार्बन जैसे क्षेत्रों में भी अहम बातचीत हुई है। सिविल, न्यूक्लियर और पेट्रोलियम क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हुई है। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया यात्रा बेहद खास है और दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई देने के लिए तैयार है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये है शिव से मिलने का संकल्प। हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां बर्फ से प्रकट होते हैं स्वयं महादेव, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025, जहां हर सांस में है भक्ति, हर कदम में है शक्ति। सरकार की चाक चौबंद तैयारी, श्रद्धालुओं की अटूट आस्था। तो तैयार हो जाइए बाबा बर्फानी के दरबार चलने के लिए। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को बुरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। इस साल का जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट पे डाल देंगे, हर महीने ब्याज का पैसा आता रहेगा। अगर रेगुलर इनकम ही चाहिए तो आप वो पैसे फिक्स्ड इनकम फंड्स में डाल दो। वो क्या होता है? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए ब्याज देने वाली कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान से आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी आता रहेगा। म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो भारत नामीबिया के बीच कुल 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें आपदा के अनुकूल अवसंरचना फ्रेमवर्क, ग्लोबल बायोफ्यूल फ्रेमवर्क, उद्यमिता केंद्र स्थापित करने और स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र शामिल हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जो एक नए अध्याय की शुरुआत की कहानी कहती है। तो नामीबिया यात्रा क्यों अहम है भारत के लिए, आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ऐतिहासिक मित्रता और नैतिक समर्थन। भारत ने 1946 में संयुक्त राष्ट्र में नामीबिया की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया था और ये भारत के नैतिक नेतृत्व और अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अगर हम बात करें तो UN शांति मिशन में नेतृत्व 1979 और 90 में भारतीय जनरल देवान प्रेमचंद ने अनटैक यानी कि यूनाइटेड नेशंस ट्रांजिशन असिस्टेंस ग्रुप का नेतृत्व किया, जो नामीबिया की शांतिपूर्ण आजादी में निर्णायक था। आर्थिक और निवेश साझेदार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, फार्मा और IT जैसे क्षेत्रों में भारत नामीबिया के बीच विकास सहयोग की संभावनाएं हैं, जो अब यहां पर चर्चाओं से आगे बढ़ती जा रही हैं। 2024 और 25 में द्विपक्षीय व्यापार करीब $568 मिलियन तक पहुंचा। खनिज और ऊर्जा संसाधनों का स्रोत नामीबिया यूरेनियम और समुद्री हीरों का प्रमुख उत्पादक है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक जरूरतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। डिजिटल को हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। डिजिटल सहयोग और टेक्नोलॉजी साझेदारी। भारत द्वारा विंडहोक में इंडिया नामीबिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई और ITEC प्रोग्राम्स के तहत तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अफ्रीका में डिजिटल इंडिया के विस्तार की ये मिसाल पेश करता है। ग्लोबल साउथ में रणनीतिक साझेदारी। नामीबिया के साथ संबंध भारत की अफ्रीका नीति और ग्लोबल साउथ में नेतृत्व भूमिका के लिए अहम है, विशेषकर भारत अफ्रीका फोरम समिट से पहले। लोकतंत्र और संसदीय सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ वक्त में नामीबिया की संसद को संबोधित करेंगे। ये संबोधन दोनों देशों के लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाता है। ये भारत के संसदीय कूटनीति मॉडल को भी मजबूत करता है। चीतों का अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण। 2022 में नामीबिया से भारत लाए गए चीते न केवल जैव विविधता सहयोग का प्रतीक हैं, बल्कि भारत की वैश्विक पर्यावरणीय भूमिका को भी दर्शाते हैं। और अभी हमने MEA प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि इसके दूसरे चरण को लेकर भी चर्चा हो रही है। रक्षा और प्रशिक्षण सहयोग। भारतीय वायुसेना नामीबिया में हेलीकॉप्टर पायलट्स को प्रशिक्षित कर रही है और भारतीय सैन्य विशेषज्ञ वहां रक्षा मंत्रालय में तैनात है। सांस्कृतिक संपर्क और समुदाय। पीपल टू पीपल कनेक्ट। हमारा योग, आयुर्वेद और भारतीय त्योहार नामीबिया में बेहद लोकप्रिय हैं। लगभग 450 भारतीय वहां रहते हैं और भारत नामीबिया मैत्री संघ सक्रिय है। इसको बढ़ाने की जरूरत है, जिस पर लगातार काम हो रही है। यकीनन भारत नामीबिया साझेदारी की एक नई उड़ान हम देख रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारी स्पेशल कवरेज के साथ। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार।
Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some आज cake. डाइट पे खाना नहीं है सर। क्यों? किसान छुट्टी पे है सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम भारत और नामीबिया के संबंधों को लेकर। और इस विषय पर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए इस वक्त दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं राजीव कुमार भाटिया जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से संबंध रखते हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। राजीव सर, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा और आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि 27 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नामीबिया की यात्रा हो रही है। ऐसे में भारत और नामीबिया के संबंध बीते वर्षों के मुकाबले आज और किस तरह से आने वाले दिनों में कितने मजबूत होंगे इस यात्रा के बाद से, जबकि प्रधानमंत्री वहां पे इस वक्त मौजूद हैं? कैसे देखते हैं उनकी इस यात्रा को? बहुत बहुत धन्यवाद आपके निमंत्रण का। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी यात्रा का अंतिम चरण है नामीबिया, और आपने अपनी रिपोर्ट्स के द्वारा दर्शकों को बहुत अच्छी तरह से इसके महत्व के बारे में पहले से ही बता दिया है। मगर चूंकि आपने पूछा है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नामीबिया की यात्रा को मैं 2 या 3 दृष्टिकोणों से प्रस्तुत करना चाहूँगा जी। सबसे पहले तो ये कि 5 देशों में 2 देश ऐसे हैं जो कि अफ्रीका में हैं, जिनकी यात्रा मोदी जी ने की है। जाते समय घाना में रुके थे, आते समय नामीबिया में रुके हैं। ये इस बात का द्योतक है कि अफ्रीका भारत की विदेश नीति में अभी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। दूसरी बात जो है वो नामीबिया के परिप्रेक्ष्य में है। नामीबिया की आज़ादी की लड़ाई में भारत ने बहुत पहले से बड़ा सक्रिय योगदान किया था, और उसकी वजह से जब इस देश को स्वतंत्रता मिली तो भारत और नामीबिया के सहयोग की पहली नींव तो तभी रख दी गई थी जी। उसके पश्चात खास तौर से उनकी तरफ से सैम नुजोमा, जो कि
नमीबिया के फादर ऑफ नेशन माने जाते हैं, उन्होंने जिस तरह से भारत के प्रति मित्रता और सहयोग दिखाया था, उससे ये संबंध हमेशा ज्यों-ज्यों दूसरे प्रधानमंत्री भारत में रहे उनके साथ वो बढ़ते रहे। और अब पिछले 10-11 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में भारत अफ्रीका के संबंधों में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। और ये विकास इस बात पर आधारित है कि हम अफ्रीका के स्तर पर और जो वहाँ के क्षेत्रीय संगठन हैं उनके स्तर पर, और तीसरा द्विपक्षीय संबंधों के स्तर पर अफ्रीका के संबंधों के साथ आगे बढ़े। तो उस परिप्रेक्ष्य में नमीबिया को हमेशा से भारत ने, नई दिल्ली ने विशेष महत्व दिया है। और इसीलिए आप देखेंगे कि ये एक पहला मौका है जब वो पूरे तरह से द्विपक्षीय यात्रा हो रही है, और उसमें जो कुछ भी उनकी तरफ से भारत को सम्मान मिल सकता था, महत्व मिल सकता था, उसका प्रदर्शन किया गया है। वहाँ के संसद में भाषण, वहाँ के सर्वोच्च पुरस्कार का दिया जाना, वहाँ का छोटा विजिट होने के बावजूद स्टेट प्रोटोकॉल के साथ स्टेट विजिट का होना, और सबसे बड़ी चीज़ ये कई महत्वपूर्ण समझौतों के ऊपर दस्तखत हुए हैं। ये सब इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रतीक है कि आज भारत और नमीबिया के संबंध बहुत मधुर हो गए हैं, और ऐसी आशा की जा सकती है कि ये और ज़्यादा भविष्य में मजबूत होंगे। बिल्कुल, और इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण ये मानी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा। प्रोफेसर राहुल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मिश्रा, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी नामीबिया यात्रा वहाँ पहुँचने से पहले कहा कि एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में वो देखते हैं नामीबिया को, जिसके साथ हमने कॉलोनिज्म के खिलाफ संघर्ष का एक साझा इतिहास साझा करते हैं भारत और नामीबिया। आप देखते हैं कि भारत और नामीबिया के बीच जो घनिष्ठ संबंध हैं वो समय की कसौटी पर खरे उतरते नजर आए। किस तरह से देखते हैं आप कि अगर हम भारत की साझेदारी में नामीबिया को अफ्रीका के लिहाज में एक प्रकार का एक गेटवे नेशन अगर हम माने तो कहना कितना सही होगा? जी बिल्कुल, जैसे एम्बेसडर भाटिया ने कहा कि भारत की जो अफ्रीका नीति है वो हमेशा से बहुत ही सक्रिय रही है, और उसमें सिर्फ सुधार हो रहा है। पिछले 11 वर्षों में हमने देखा कि अफ्रीका पे भारत का ध्यान और ज़्यादा बढ़ा है, और उन देशों के साथ जिनके साथ हमारे सिर्फ नैतिक और वैचारिक संबंध बहुत मजबूत थे, उन देशों के साथ अब व्यापार और सामरिक समझौते और नए रास्ते खोलने की कोशिश हो रही है। चाहे वो घाना की यात्रा हो प्रधानमंत्री मोदी जी की, या नामीबिया की यात्रा हो, सभी जगह हमने देखा कि भारत एक महाशक्ति के तौर पे भारत को क्या करना चाहिए इन देश, अफ्रीका के इन देशों के साथ। एफ्रो एशियन अलायंस तो हमेशा से रहा है भारत की विदेश नीति में, लेकिन कैसे सामरिक स्तर पे हम अफ्रीका के देशों के साथ आए, कैसे उनकी ज़रूरतों को समझें। तो जहां हेल्थ केयर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूपीआई 5 देशों की यात्रा में कितनी बार प्रधानमंत्री ने खुद उसका जिक्र किया। तो मुझे लगता है कि, और साथ ही साथ क्रिटिकल मिनरल्स, इन तमाम देशों की यात्रा में एक मुझे लगता है कि जो कड़ी थी हर देश की यात्रा से जुड़ी गई, वो था क्रिटिकल मिनरल्स और ऊर्जा की जो हमारी भारत की ज़रूरत है, उसको कैसे पूरा किया जाए, और उसके लिए हम अपने सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करें और नए देशों के साथ कैसे संबंधों को इस तरह बनाएं कि रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल दोनों ही प्रकार के जो ऊर्जा के स्रोत हैं, दोनों पे हम कैसे फोकस करें। तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं सिर्फ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, तमाम लोगों को लगता होगा कि नामीबिया एक छोटा सा देश है, प्रधानमंत्री उसकी यात्रा क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई ये है कि हम किसी दिन जब भी हम टेलीविजन खोलते हैं और नेशनल ज्योग्राफिक या एनिमल प्लैनेट पे जाते हैं, तो ये नामीबिया के ही जो यूनिक जो जानवर हैं, वाइल्ड लाइफ है, उसको हम देखते हैं। बस ये है कि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। भारत का जो योगदान है नॉर्मेटिव लेवल पे, ग्लोबल साउथ के लेवल पे भारत का कितना बड़ा योगदान है नामीबिया की स्वतंत्रता में, उनके स्वतंत्रता संघर्ष में, सैम नुजोमा के साथ दोस्ती में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हमें बताया नहीं जाता। मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स में ये बात नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है कि डीडी न्यूज़ इस बात को भी हाईलाइट कर रहा है। लेकिन राहुल जी, मैं आप ही की बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक सवाल, कि जिस तरह से आपने नामीबिया का जिक्र किया और नेशनल ज्योग्राफिक पे, एनिमल प्लैनेट पे वहाँ की चीज़ों को हम भी देखते हैं, तमाम दर्शक देखते होंगे। हमने वहाँ से 8 चीतों को मंगाया कूनो नेशनल पार्क में, आज वो अच्छे से वहाँ रह रहे हैं। इस तरह की जो डिप्लोमेसी, इसे एक टर्म दिया गया इको डिप्लोमेसी,
बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में और इस तरह के तमाम नेचुरल फील्ड्स में आपको लगता है कि ये जो इको डिप्लोमेसी है वो न सिर्फ नामीबिया के साथ बल्कि अफ्रीकन कंट्रीज के और जो बाकी कंट्रीज हैं, जो देश हैं, उनके साथ भी ये डिप्लोमेसी भारत कर रहा है और उसका रिजल्ट हमें इस वक्त भी और आने वाले दिनों में भी अच्छे से दिखाई देगा? जी बिल्कुल, इको डिप्लोमेसी, वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी, ये बहुत अनूठा आयाम भारतीय विदेश नीति में आया है पिछले 10-11 वर्षों में। दिल्ली के अपने जू में हमने देखा कि शंकर नाम का जो हाथी था जिसे हमने अफ्रीका से मंगाया, और किस तरह से हाथियों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए भी बात हो रही है। चीतों का उदाहरण बहुत ही सक्सेसफुल है और चीता 2 की बात हो रही है। दोनों तरफ के विशेषज्ञ इस बात पे लगे हुए हैं। तो अफ्रीका के देशों के साथ जो ये वाइल्ड लाइफ वन्यजीव संरक्षण की बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और ये मुझे लगता है कि भारत दुनिया का शायद अकेला ऐसा देश है एक महाशक्ति के तौर पर जो इस क्षेत्र में भी काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भाटिया जी भी मौजूद हैं। भाटिया जी, यहाँ पर अब कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया की संसद को भी संबोधित करेंगे। ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री ये करने जा रहे हैं। इसके पहले भी दुनिया के कई देशों की संसद को वो संबोधित कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा सम्मान एक वैश्विक नेता के रूप में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व से मिल रहा है। किस तरह से देखते हैं ये भारत और नामीबिया दोनों ही देशों के जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको तो दर्शाता ही है, किस तरह से ये भारत की जो संसद का कूटनीतिक मॉडल है उसको भी मजबूत करता हुआ दिखता है? ये जो प्रजातंत्र से संबंधित पक्ष हैं हमारे द्विपक्षीय संबंधों के, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये इस बात को दर्शाता है कि अफ्रीका में धीरे धीरे प्रजातंत्र की जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई हैं। उनको ये लगता है कि मात्र 2 सरकारों की दोस्ती पर्याप्त नहीं है, 2 लोगों की, 2 पीपल्स की दोस्ती जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उस दृष्टि से देखा जाए तो हम साफ कह सकते हैं कि अफ्रीका में दोनों ही देशों ने, घाना ने और नामीबिया ने, ये विशेष रूप से प्रधानमंत्री के सम्मान में अपने कार्यक्रम में इस बात को रखा गया। और इस बात का द्योतक है कि जो 1 या 2 और बड़े देश जो हैं, जो कि अफ्रीका में अपने आप को बहुत सक्रिय कर रहे हैं, अफ्रीका के लोग जानते हैं कि वो देश प्रजातांत्रिक देश नहीं है, जबकि भारत न केवल प्रजातांत्रिक देश है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। एक ऐसा प्रजातंत्र जो हर तरह से सफलता हासिल करता रहा है। और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि श्री मोदी का नामीबिया की संसद में बोलना और वहाँ पर निस्संदेह अपने महत्वपूर्ण संदेशों को रखना दोनों देशों की जनता को जोड़ने में और ज़्यादा समर्थ होगा। ये बार बार भारत की विदेश नीति के बनाने वाले और लागू करने वाले लोग कहते हैं कि हमारे लिए पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत ज़रूरी है। ये आवश्यक है कि न केवल 2 सरकारें और 2 बिजनेस कम्युनिटीज जुड़े, बल्कि दोनों देशों के जो विश्वविद्यालय हैं, स्कूल्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, सिविल सोसाइटी हैं, मीडिया है, वो सब जुड़े। तो इसीलिए ये बात निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों अफ्रीका के देशों में, विशेष रूप से नामीबिया में, फिर से हम देख रहे हैं कि भारत की जो डिप्लोमेसी है दैट हैज बिकम पीपल ओरिएंटेड, और ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात मानी जा सकती है। और विभिन्न फ्रंट्स पे ये काम कर रही है और विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पर हम अभूतपूर्व सहयोग की यहाँ पर संभावनाएं देख रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे खास मेहमानों से रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ बने रहिए, जल्द हाजिर होते हैं। ग्रेजुटी का चेक है, बस इन पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें और रेगुलर इनकम भी आती रहे। तो फिर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए इंटरेस्ट बेरिंग कंपनी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और मनी मार्केट में पैसा डालते हैं और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी मिलती रहेगी। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ओए, लड़के वाले आ गए। खाली खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर।
जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC, ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत और नामीबिया के आपसी संबंधों को लेकर। और अब से कुछ ही देर के बाद, जी हां, अब से बस कुछ ही लम्हों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया के संसद को संबोधित करने वाले हैं। हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे, प्रधानमंत्री क्या कुछ कहेंगे वो हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ लगातार दोनों खास मेहमान बने हुए हैं, उनसे हम चर्चा जारी रखते हैं। मेरा सवाल राहुल जी आपसे होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री, जैसा कि हमारी सहयोगी जया बता रही थी कि ये सिर्फ पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई देशों के संसद को प्रधानमंत्री संबोधित कर चुके हैं। ऐसे में मेरा सवाल कि अब जिस तरह से दुनिया और जियोपॉलिटिक्स की स्थिति है, ऐसे में जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, और भारत इस पे काफी स्ट्रेस देता रहता है, आपको लगता है कि आज की तारीख में जियोपॉलिटिक्स में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उसको पालना, उसका वैल्यू देना, उसको महत्व देना बहुत जरूरी हो गया, ये समय की मांग है? जी बिल्कुल। जो अभी की जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था है, उसमें हम देखते हैं कि चीन के उत्थान के बाद, चीन के महाशक्ति बनने के बाद तमाम दुनिया के देश कहते हैं कि वो एक तंग शाओपिंग का एक कथन है कि बिल्ली काली हो या सफेद, जब तक वो चूहे मार रही है तब तक वो अच्छी है। ये जो नीति है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, मूल्य परक जो सिद्धांत हैं और व्यवस्थाएं हैं, उनको दरकिनार कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं वैश्विक व्यवस्था में बहुत तेजी से सामने आ रहा है। और भारत की ये जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र हो या मानवाधिकार हो या दुनिया के जो तमाम छोटे देश हैं उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ग्लोबल साउथ के ले आना हो। इस पे लगातार काम करने की जरूरत है और भारत लगातार ये काम कर रहा है। जहां तक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को समर्थन देने की बात है, इसमें मुझे लगता है संसदीय जो कूटनीति है, जो पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, इसका बहुत बड़ा योगदान है। और ये जो प्रधानमंत्री जी का जो अभी संबोधन होने जा रहा है नामीबिया की संसद में, ये महज एक संबोधन नहीं है, सिर्फ आधे घंटे की बातचीत नहीं है। दुनिया के तमाम देश, तमाम जो ग्लोबल मीडिया है, वो भी इसको देखता है कि कैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश के तौर पे अपनी बात को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है। और नामीबिया जैसे देश या घाना जैसे देश जो लोकतंत्र हैं, उनको किस तरह से समर्थन दे रहा है, उनको एक ऊर्जा दे रहा है नई, कि वो लोकतांत्रिक देश बने रहें। और ग्लोबल साउथ के देशों में लोकतंत्र को बढ़ावा देने का जो ये नॉर्मेटिव, जो मूल्य परक बात है, सिद्धांत है, इसको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है आज के समय में, जब हम देख रहे हैं कि तमाम देश, यूरोप के तमाम देश फार राइट की ओर जा रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में हम देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सोचा समझा होगा। राहुल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये सीधी तस्वीरें नामीबिया के संसद के अंदर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं और कुछ ही
लम्हों के बाद अब वो संबोधित भी करेंगे संयुक्त सत्र को। नामीबिया के संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अब से कुछ ही लम्हों के बाद, कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया के संसद को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो भारत यहां पर साझेदारी की is a moment of historical significance and a powerful reaffirmation of the enduring friendship between Namibia and India. This is the first time in 27 years that the Prime Minister of India addresses our parliament, a milestone that rekindles the memory of your predecessor's visit in 1998 and marks a new era of closer cooperation between our two nations. Your Excellency, honorable members, India's support to Namibia during our struggle for liberation is deeply etched in our national memory. India was amongst the first countries to extend formal diplomatic recognition to SWAPO and hosted our liberation leaders during the fight for our freedom. The bonds formed in those formative years of Namibia's nationhood laid the foundation for the vibrant, multi-dimensional partnership we enjoy today. Today, India and Namibia share common values of democracy, sovereignty, non-alignment, and South-South cooperation, and the belief that development must be people-centered and sustainable. These principles continue to guide our engagements across multiple sectors, including in trade, health, education, defense, energy, and digital transformation. Your Excellency, honorable members, at the heart of our democracies lies the institution of Parliament. This is the arena where voices of the people shape national progress and governance. As elected representatives, we carry a duty not only to our constituents, but also to foster solidarity with fellow legislatures around the world. In this regard, parliament-to-parliament cooperation between Namibia and India is of great importance as it enhances mutual learning and the exchange of best legislative practices from committee structures to citizen engagement, while promoting collaboration on global development priorities such as poverty eradication, gender equality, and climate action. It also builds capacity within parliamentary institutions through staff exchanges, digital transformation initiatives, and the sharing of legislative resources, and contributes to stronger people-to-people connections through youth exchanges, educational, and the promotion of cultural understanding. Furthermore, through active participation in global fora such as the Inter-Parliamentary Union and the Commonwealth Parliamentary Association, our legislatures have a vital role to play in advancing common positions on issues such as United Nations Security Council reform, climate justice, and equitable global governance. Namibia continues to call for the democratization of international institutions to ensure that the voices of the Global South are meaningfully heard. Let us take this occasion to commit ourselves to institutionalizing interparliamentary dialogue between Namibia and India through formal cooperation frameworks, exchange visits, and technical partnerships that bring lasting value to both our people.
Your Excellency, honorable members, as our two nations continue to deepen cooperation in critical areas, Namibia is proud to be a partner in India's development initiatives across Africa, and we welcome the support we have received in health, particularly in pharmaceutical supplies, education through scholarships, and capacity building programs through the Indian Technical and Economic Cooperation, ITEC framework. Namibia is also closely following India's strides in renewable energy, digital infrastructure, and agricultural innovation, critical sectors where we believe there is vast potential for further cooperation. We look forward to transforming our engagements into tangible joint ventures that benefit our citizens and advance our development priorities under Vision 2030 and the United Nations Sustainable Development Goals. As we navigate a world challenged by conflict, climate change, food insecurity, and rising inequality, we must stand together to advance the aspirations of developing nations, championing a rules-based international order that is inclusive, equitable, and responsive to the developmental needs of all nations. In this context, Namibia views India not only as a trusted friend, but also as a strategic partner and a moral force on the global stage. Your voice, Your Excellency, resonates with the hopes and dreams of many across the global South. Your Excellency, honorable members, this special session is more than a ceremonial moment. It is a statement of intent, a declaration that Namibia and India are committed to deepening our friendship, expanding our cooperation, and elevating our shared global voice. Prime Minister Modi, your visit today reignites the flame of solidarity between our nations and brings new energy to our partnership. We are deeply honored to receive you in this House of the People of Namibia. On behalf of all members of Parliament and the people of Namibia, I welcome you, Your Excellency, to our democratic institution and invite you to share your vision and reflections with us. Let us together build a partnership that not only honors our shared past, but boldly shapes a future of dignity, equality, and prosperity for all. I now have the honor to invite His Excellency Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, to address this special session of Parliament. Honorable Madam Speaker, Right Honorable Prime Minister, Honorable Deputy Prime Minister, Honorable Deputy Speaker, esteemed members of Parliament, my dear brothers and sisters, Omba Uhala Ponawa. Good afternoon. It is a great privilege to address this august house, a temple of democracy. I thank you for giving me this honor. I stand before you as a representative of the mother of democracy. And I bring with me warm greetings from 1.4 billion people of India.
Please allow me to begin with congratulating each and every one of you. People have given you the mandate to serve this great nation. In politics, as you know, that is both an honor and a great responsibility. I wish you success in fulfilling the aspirations of your people. Friends, a few months ago, you celebrated a historic moment. Namibia elected its first women president. We understand and share your pride and joy because in India, we also proudly say, Madam President. ये भारत का संविधान है जिसके कारण एक गरीब आदिवासी परिवार की बेटी आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राष्ट्रपति है। ये संविधान की ही ताकत है जिसके कारण मुझ जैसे गरीब परिवार में जन्मे व्यक्ति को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास संविधान की गारंटी है। It is the power of India's constitution that a daughter from a poor tribal family is today the President of India. It is this very constitution that gave someone like me the chance to become Prime Minister. Not once, not twice, but 3 times. When you have nothing, the Constitution gives you everything. Distinguished members, as I stand in this august house, I pay tribute to the first president and founding father of Namibia, President Sam Nujoma, who passed away earlier this year. He once said, and I quote, "Our achievements of independence imposes upon us a heavy responsibility not only to defend our hard-won liberty, but also to set ourselves higher standards of equality, justice, and opportunity for all. Without regard to race, creed, or color," I unquote. His vision of a just and free nation continue to inspire us all. We also honor
the memories of the heroes of your freedom struggle, Hoshea Kutako, Hendrik Witbooi, Mandubai Yanade Mufayo, and many others. The people of India stood proudly with Namibia during your liberation struggle. Even before our own independence, India raised the issue of Southwest Africa at the United Nations. We supported SWAPO in your quest for freedom. In fact, New Delhi hosted their first ever diplomatic office abroad. And it was an Indian, Lieutenant General Diwan Premchand, who led the UN peacekeeping force in Namibia. India is proud to have stood with you, not just in words, but in action. As the well-known Namibian poet Mulvayan Nongola wrote, and I quote, "When freedom comes home to our country, we will proudly erect the finest monument in memory." Unquote. Today, this very parliament and this free and proud Namibia are living monuments. Distinguished members, India and Namibia have much in common. We both fought colonial rule. We both value dignity and freedom. Our Constitution guides us to uphold equality, liberty, and justice. We are part of the global South, and our people share the same hopes and dreams. Today, I'm deeply honored to receive Namibia's highest civilian award as a symbol of the friendship between our peoples. Like the tough and elegant plants of Namibia, our friendship has stood the test of time. It quietly thrives in even the most dry of seasons. And just like your national Welwitschia mirabilis, it only grows stronger with age and time. On behalf of 1.4 billion people of India, I once again thank the President, the government, and the people of Namibia for this honor.
Friends, India attaches great importance to its historic relation with Namibia. We not only value our ties from the past, but we are also focused on realizing the potential of our shared future. We see great value in working together on Namibia's Vision 2030 and the Harambee Prosperity Plan. And at the heart of our partnership are our people. Over 1,700 Namibians have benefited from scholarships and capacity building programs in India. We are excited to support the next generation of Namibian scientists, doctors, and leaders. The Center of Excellence in IT, the India wing at the JADS campus of the University of Namibia, and training in defense and security. Each one of them reflects our shared belief that capacity is the best currency. Speaking of currency, we are thrilled that Namibia is the first country to adopt India's UPI, Unified Payment Interface Technology. Soon, people will be able to send money faster than one can say Tangi Unene. Soon, a Himba, grandmother in Kunene, or a shopkeeper in Katutura will be able to go digital with just a tap faster than a springbok. Our bilateral trade has crossed $800 million. But like on the cricket field, we are just warming up. We will score faster and score more. We are honored to support Namibia's youth through the new Entrepreneurship Development Center. It will be a place where business dreams can get mentorship, funding, and friends too. Health is another pillar of our shared priority. India's health insurance scheme, Ayushman Bharat, covers nearly 500 million people. But India's concern for health is not limited to Indians alone. India's mission, One Earth, One Health,
views health as a shared global responsibility. During the pandemic, we stood with Africa, providing vaccines and medicines even when many others refused to share. Our Arogya Maitri initiative supports Africa with hospitals, equipment, medicines, and training. India is ready to supply Namibia with a Bhabha-Tron radiotherapy machine for advanced cancer care. This machine, developed in India, had been deployed in 15 countries and has helped nearly 500,000 patients in different countries with critical cancer care. We also invite Namibia to join the Jan Aushadhi program for access to affordable and quality medicines. Under this program, cost of medicines in India has been brought down by 50 to 80%. It is helping more than 1 million Indians daily. And so far, it has helped patients save nearly $4.5 billion in healthcare costs. Friends, India and Namibia have a powerful story of cooperation, conservation, and compassion. When you help us in reintroducing cheetahs in our country, we are deeply grateful for your gift. I had the privilege of releasing them into the Kuno National Park. They have sent a message for you. Inima Aishe Oili Nawa. Everything is fine. They are happy and have adapted well in their new home. They have grown in numbers as well. Clearly, they are enjoying their time in India. Friends, we are working together through initiatives like the International Solar Alliance and Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. Today, Namibia has joined the Global Biofuel Alliance and the International Big Cat Alliance. As we look to the future, let us be guided by Namibia's national bird, the African fish eagle, known for its sharp vision and majestic flight. It teaches us to soar together, scan the horizon, and boldly reach out for opportunities. Friends, in 2018, I
I had laid out 10 principles of our engagements with Africa. Today, I reaffirm India's full commitment to them. They are based on respect, equality, and mutual benefit. We seek not to compete, but to cooperate. Our goal is to build together, not to take, but to grow together. Our development partnership in Africa is worth over $12 billion. But its real value is in shared growth and shared purpose. We continue to build local skills, create local jobs, and support local innovation. We believe that Africa must not be just a source of raw materials. Africa must lead in value creation and sustainable growth. That is why we fully support Africa's Agenda 2063 for industrialization. We are ready to expand our cooperation in defense and security. India values Africa's role in world affairs. We championed Africa's voice during our G20 presidency, and we proudly welcome the African Union as a permanent member of the G20. Friends, भारत आज अपने विकास के साथ ही दुनिया के सपनों को भी दिशा दे रहा है, और इसमें भी हमारा जोर ग्लोबल साउथ पर है. In the 20th century, India's independence lit a spark, one that inspired freedom movements across the world, including here in Africa. In the 21st century, India's development lights a path showing that the global south can rise, lead, and shape its own future. The message is, you can succeed on your own terms without losing your identity. यह भारत का संदेश है कि आप अपने रास्ते पर चलकर अपनी संस्कृति और गरिमा के साथ सफलता पा सकते हैं. For this message to echo louder, we must act together. Let us create a future defined not by power, but by partnership. Not by dominance, but by dialogue. Not by exclusion, but by equity. This will be the spirit of our shared vision. From freedom to future, स्वतंत्रता से समृद्धि, संकल्प से सिद्धि. From the spark of independence to the light of shared progress, let us walk this path
together as two nations forged in the fires of freedom, let us now dream and build a future of dignity, equality, and opportunity, not just for our people, but for all of humanity. Let us move forward as partners for peace, progress, and prosperity. Let our children not only inherit the freedom we fought for, but the future we will build together. As I stand here today, I am full of hope. The best days of India-Namibia relations are ahead of us. Friends, I conclude by wishing Namibia great success in co-hosting the 2027 Cricket World Cup. And if your Eagles need any cricket tips, you know whom to call. Thank you once again for this honor. Tanguy Unene. Thank you, Excellency. Thank you. Thank you for coming.
बेहद ऐतिहासिक संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तालियों की गूंज के बीच, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि फ्रीडम टू फ्यूचर, स्वतंत्रता से समृद्धि तक का ये सफर अब नामीबिया और भारत एक साथ तय करें और हम कम्पीट नहीं, कोऑपरेशन की भावना और विजन के साथ आगे बढ़ते हैं और दोनों देशों के बीच सहयोग और समर्थन की जो साझेदारी है वो अभूतपूर्व है। बिल्कुल, और बहुत सारी अहम बातें प्रधानमंत्री ने कही। वो क्या कुछ बड़ी बातें रही आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो भारत आज अपने विकास के साथ ही दुनिया के सपनों को भी दिशा दे रहा है। प्रधानमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा, एक साझी भविष्य की नीति के साथ लगातार आगे बढ़ता भारत, और हमारा जोर ग्लोबल साउथ पर है। लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ की आवाज अब रुकेगी नहीं। अफ्रीका को सतत विकास के क्षेत्र में नेतृत्व करना चाहिए पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट को, और हम अफ्रीका के एजेंडे 2063 का समर्थन यहां पर करते हैं। बिल्कुल, तो बहुपक्षीय मंचों पर अफ्रीका को पूरा समर्थन भारत का। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत का संदेश है कि आप अपने रास्ते पर चलकर ही सफलता पा सकते हैं, और वो रास्ता समृद्धि का रास्ता है। हम मिलकर काम करने की जरूरत है। हमें मिलकर आज विभिन्न पक्षों पर, विभिन्न मंचों पर साथ काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में स्वतंत्रता से समृद्धि का मंत्र दिया, और उन्होंने कहा कि यही हमारा मंत्र है, फ्रीडम से फ्यूचर। हम अपना भविष्य शक्ति से नहीं, साझेदारी से तय करेंगे। हम कॉम्पीट नहीं, कोऑपरेट करेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जिस तरह से लोकतंत्र के इस मंदिर को संबोधित करना मेरे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ महीने पहले नामीबिया ने अपनी पहली महिला राष्ट्रपति चुनी, और इसके लिए उन्होंने उन्हें बधाई दी। और उन्होंने भारत के संविधान की वजह ही है कि हमारे यहाँ गरीब आदिवासी एक महिला राष्ट्रपति बनी है। उन्होंने कहा कि हम भारत में भी हम यस प्रेसिडेंट मैडम कहते हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान की वजह से ही मुझे 3 बार भारत का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। ये संविधान की ही ताकत है। प्रधानमंत्री ने नामीबिया के संस्थापक राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि भी अर्पित की इस मौके पर। और प्रधानमंत्री ने आज़ादी के पहले से ही भारत के लोग नामीबिया के साथ खड़े हैं, इस बात का भी जिक्र किया। भारत और नामीबिया में कई समानताएं हैं। दोनों की संस्कृति में कहीं ना कहीं एकजुटता नजर आती है। और उन्होंने कहा कि हमारे संविधान ने हमें समानता, आज़ादी और न्याय दिया है। नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान मिलना गर्व की बात है। गौरतलब है कि उन्हें नामीबिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। उन्होंने कहा कि हमारी जो फ्रेंडशिप है, जो दोस्ती है, वो टाइम टेस्टेड है, समय पर खरी उतरी है। सर्वोच्च सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया के राष्ट्रपति और नामीबिया के लोगों का आभार व्यक्त किया। और उन्होंने कहा कि भारत की जो यूपी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वो स्वीकार करने वाला नामीबिया पहला देश बन गया है। तो डिजिटल फ्रंट पे भी दोनों एक साथ। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार $800 मिलियन के पार हो चुका है, और इसमें अभी और आगे बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि हमारी आरोग्य मैत्री इनिशिएटिव है, वो अफ्रीका की मदद कर रही है बीते कई वर्षों से। एडवांस कैंसर केयर के लिए नामीबिया को मदद देगा भारत। यहां अपनी स्वास्थ्य तकनीक को बांटेगा भारत नामीबिया से। और उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भी हमने अफ्रीका को हर संभव मदद दी, कोविड वैक्सीन पहुंचाया। जब दुनिया ने वैक्सीन नहीं दी, तब हमने अफ्रीका को वैक्सीन दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नामीबिया को जन औषधि कार्यक्रम जो है भारत का, उसमें भागीदारी का न्योता उन्होंने नामीबिया को दिया। इससे सबको गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिलेंगी। बिल्कुल, क्वालिटी मेडिसिन है, वो वहां के लोगों को मिलने का काम होगा इसके जरिए। और चीता का गिफ्ट देने के लिए भी प्रधानमंत्री ने नामीबिया का आभार व्यक्त किया। 8 चीते नामीबिया ने भारत को दिए थे। और प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे उन चीतों को कूनो उद्यान में छोड़ने का मौका मिला, और वो वहां काफी खुश हैं। यही संदेश चीतों ने भेजा है। तो ये कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री के संबोधन की, जब प्रधानमंत्री अब से कुछ ही लम्हा पहले नामीबिया की संसद को संबोधित कर रहे थे। बिल्कुल, और इसी के साथ इस खास कवरेज में इतना ही। मुझे और असीम और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।